दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी लोकसभा के चुनाव में अपने गलत फैसलों के कारण बहुत बुरी तरह फंसी। इस तरह फंसी कि इतना खराब रिजल्ट कभी आया नहीं। 0 सीट तो रही ही, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोट जो पाया है उन्होंने 2.04%। ये इलेक्शन कमीशन के जो डेटा है उससे मैं ले रहा हूं। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन 2.04% का जो उनका आंकड़ा है, ये उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी अब नहीं रहने उनका देगा। यानी बहुजन समाज पार्टी देश की एक राष्ट्रीय पार्टी होने से वंचित हो गई। वंचित तो पहले ही हो गई थी, लेकिन चल रहा था, लेकिन अब इस चुनाव के बाद असंभव हो जाएगा। दूसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी ने, आपको याद होगा, थोड़े ही दिन पहले बयान दिया था उन्होंने, और मुस्लिम कैंडिडेट्स जो उन्होंने उतारे थे इस चुनाव में, उन पर तोहमत डाली कि साहब मुस्लिम लोगों ने समझा ही नहीं मुझे, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने दूसरे को वोट दे दिया। अरे भाई, ये तोहमत लगाने से अच्छा है अपने बारे में सोचिए कि आपने क्या गलत किया। दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन अपने आलोचना अपनी करना बहुत कठिन काम है। और मायावती जी उसी दंभ की शिकार हैं, राजनीतिक दंभ की शिकार हैं कि गलतियां करें वो और आलोचना करें किसी और की कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा है। और उनके बहुत सारे जो राजनीतिक भक्त हैं, वो भी अगर सही बात बोलिए आप या लिखिए एक जर्नलिस्ट के तौर पे, तो इतनी गालियां देते हैं, इतने उलाहने देते हैं। उलाहने तो दे तो बात समझ में आती है, अनाप शराप न जाने क्या बोलते हैं, जिनको किसी पत्रकार के बारे में, किसी संपादक के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं, सुनी सुनाई जानकारियां भी नहीं है ठीक से, उनके बारे में भी न जाने क्या क्या वो बता देते हैं, जैसे पूरा इतिहास भूगोल सब उनका जानते हैं। लेकिन मायावती जी को मेरा मानना है कि उनके भक्तों की बात छोड़िए, लेकिन मायावती जी को सीरियस होकर के आत्मविवेचन करना चाहिए कि आखिर एक बड़ी पार्टी, कांशीराम जी ने जिस पार्टी को स्थापित किया, जो पूरे देश में दलित समाज के लिए एक आदर्श शुरू में दिखाई दे रही थी, अपने बल पर सत्ता तक पाया। 2007 से 12 तक की जो सत्ता उनकी थी, अपने बल पर पाई हुई, अपने परिश्रम से हासिल की गई सत्ता थी। लेकिन उसके पीछे भी कांशीराम जी का योगदान था। कांशीराम जी ने जो काम किया था, उसी जमीन पर मायावती जी को बहुमत मिला। ये आप समझने की बात है। लेकिन दोस्तों, आज जो कुनबा बिखर रहा है मायावती जी का, आज जो राजनीतिक उनकी हैसियत गिर रही है, उस पर अगर उनको लगाम लगानी है, उस पर अगर उसको रोकना है, तो उनको नए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो इल्जाम लगाने से बात नहीं बनेगी। अब उन्होंने कई अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको हटा दिया है। अभी एक नया फैसला आया कि कुछ लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, कुछ लोगों को नियुक्त किया है नया, कुछ लोगों को कहा है कि आपको ये मंडल देखना है, आपको ये कोऑर्डिनेशन का काम देखना है। अब ये सब चीजें अखबारों में या वेबसाइटों पर छप जाती हैं, तो लोग समझते हैं लगता है कोई बहुत चमत्कार होने जा रहा है। दोस्तों, कोई चमत्कार नहीं होगा अगर मायावती जी आत्मविवेचन नहीं करती कि उनसे गलतियां कहां हुई। एक तो एकला चलो की जो उनकी पॉलिसी थी, वो पूरी तरह गलत साबित हो गई, क्योंकि एकला चलो तब महत्वपूर्ण होता है जब आप में बहुत बड़ी ताकत हो। लेकिन आज की जो बहुजन समाज पार्टी है, अपने बल पर, हाल के वर्षों में अगर आप देखिए तो चुनाव में कहीं उसका बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ। एकमात्र जो बेहतर प्रदर्शन उसका हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, और तब जब सपा और बसपा का गठबंधन था। लेकिन आप देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, आप देख लीजिए कितनी सीटें आई। तो ये सब बताने की चीज नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज की तारीख में जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बड़ा दलित चेहरा, नौजवान चंद्रशेखर आजाद उभर कर आए हैं, उनको जनता ने, नगीना की जनता ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को रिजेक्ट करते हुए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को रिजेक्ट करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रिजेक्ट करते हुए, तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों को रिजेक्ट करते हुए एक निर्दलीय यानी स्वतंत्र एक उम्मीदवार, जो कि हालांकि उनकी भी पार्टी है बहुजन आजाद समाज पार्टी, लेकिन अब सवाल यह है कि जो आजाद समाज पार्टी है उसके उम्मीदवार को, जो पहली बार
सफलता दी है, इतनी बड़ी कामयाबी दी है, तो चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक मैदान में आ जाने, जनता द्वारा चुने जाने के बाद मायावती जी की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है दलित समाज की, उत्पीड़ित समाज की, वंचित समाज की, वो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद में एक उभरते हुए नए नेता के रूप में उनको देख रही है। तो आज की तारीख में अगर बहुजन समाज पार्टी को, जिसके पास अभी भी मेरा मानना है कि बहुत बड़ा जनाधार है, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में जहां भी मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां पर मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं। तो अगर अपने आधार को जुटाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उनको बड़े फैसले करने होंगे। बात इससे नहीं बनेगी कि आपने ये कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो उसको निकाल दिया पार्टी से, उसको ले लिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आकाश आनंद को आपने चुनाव के अंदर, चुनाव जब हो रहा था तभी अचानक क्यों हटा दिया। आकाश आनंद तो आपका भतीजा है, आपके परिवार का लड़का है, युवा है, पढ़ा लिखा है, विदेश से भी पढ़ा है, देश से भी पढ़ा है। इतने होनहार युवा को, जो आपकी पार्टी का उत्तराधिकारी आप ही द्वारा बनाया गया था, उसको बैठा देने का क्या मतलब था मायावती जी? क्या आप इसका रिव्यू करेंगी? आप पूरी समीक्षा कर रही हैं, मुसलमानों के रोल पर बोल रही हैं, कोऑर्डिनेटर्स के रोल पर बोल रही हैं, मंडल जो आपके इंचार्ज हैं उनके रोल पर बोल रही हैं, उनको निकाल रही हैं, कुछ को आप नियुक्त कर रही हैं, लेकिन आप आकाश आनंद को चुनाव के बीच में, चुनाव प्रचार में जब वो जमे हुए थे और लोकप्रियता हासिल कर रहे थे, नौजवानों का बड़ा हिस्सा उनसे आकृष्ट हो रहा था, डिस्पाइट ऑफ कि आप अलायंस में नहीं थी, इंडिया ब्लॉक में नहीं थी, इसके बावजूद आकाश आनंद ने लोगों को मोबिलाइज किया। उन्होंने नौजवानों के बीच में एक अलग अपनी छवि पेश कर दी, लेकिन आपने उनको बैठा दिया। तो पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपने गलती ऐसी क्यों की और क्या वजह थी। और दरअसल जब वजह आपको तो मालूम है, दूसरों को मालूम हो ना हो कि क्या वजह थी, तो उस वजह से काउंटर करने के लिए, उस वजह को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस वजह को दरकिनार करने के लिए आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने वाले समझ सकते हैं, क्योंकि आकाश आनंद को मायावती जी ने यूं ही तो नहीं बैठा दिया कि आप प्रचार नहीं करेंगे, आपको उत्तराधिकारी के रूप में जो मान्यता आपकी है उससे भी हम विड्रॉ करते हैं, आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटाते हैं। ये अपने आप नहीं हो गया, जरूर कुछ हुआ होगा। वो क्या कुछ हुआ होगा मैं इस पर विस्तार से जानबूझकर अभी नहीं बोल रहा हूं। जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, सब इस बात को समझ रहे हैं। तो जब तक आप उन वजहों से नहीं टकराएंगी, उन वजहों को खत्म नहीं करेंगी, तब तक बहुजन समाज पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का जो अभियान है वो पूरा नहीं हो सकता। इंडिया अलायंस में आपको ऑफर था, मेरी जो जानकारी है आपको अच्छी सीटों का ऑफर था, बहुत अच्छी सीटों का, लेकिन आप नहीं गए। किसी अलायंस में जाना ना जाना ये निश्चित रूप से किसी एक पार्टी का फैसला, अपना अपना फैसला होता है, लेकिन फैसले के पीछे विवेक होता है, और फैसले के पीछे अगर विवेक नहीं है, अगर वजह कुछ और है, तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, अगर दूसरे ऐसे कारण हैं, अचिन्हित कारण, अदृश्य कारण, तो निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। और वही हुआ बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी को निश्चित रूप से यह फैसला करना होगा, अगर वो नई चुनौतियों से रूबरू हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से उभरती चुनौतियां हों या दूसरी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जो छोटे मोटे समूह जो काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि लोग इंतजार नहीं करेंगे। लोग आपकी लगातार विफलताओं के बीच से गुजरते हुए इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि अगले दशक में बहुजन समाज पार्टी फिर अपना कोई रिकॉर्ड बनाएगी। लोगों के लिए एक एक वक्त, एक एक वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। कितने दिन तक लोग इंतजार करेंगे? आप लगातार चुनाव हारती जा रही हैं, आपकी पार्टी कमजोर होती जा रही है, और उसके ठोस कारण लोगों को दिखाई दे रहे हैं। लोग कहें या ना कहें, हो सकता है कि आपके जो भक्त हैं, आपके जो बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं, वो सच बोलने पर लोगों को
उन्माद भरी टिप्पणियां उन पर करें। लेकिन दलित और बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ये बात समझ रहा है कि आप संविधान के पक्ष में क्यों नहीं उतरी। संविधान पर हमले का जब अभियान चल रहा था और बार बार पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म्स थे विपक्ष के, वो कह रहे थे कि भारत के संविधान पर खतरा हो रहा है, तब भी आपने इस बात को नहीं तवज्जो दी। आकाश आनंद ने दिया था, मुझे उनके भाषण को, उनका भाषण अभी भी मुझे याद है, जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी, लेकिन आपने बिल्कुल उसको तवज्जो नहीं दी। और मुझे लगता है यही वो कारण है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी आज समस्याओं से घिरी हुई है, चुनौतियों से घिरी हुई है। तो आज वक्त आ गया है, मैं समझता हूं कि 2027 की आप बेशक तैयारी करें। अभी मैं पढ़ रहा था कि मायावती जी ने विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है 5 साल बाद 2022 के, यानी 27 में पड़ेगा, तो 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से तेज कर दी है। अरे भाई, जो अभी बीता है चुनाव 2024, उसकी जो तैयारी थी वो क्यों इतनी फिसड्डी थी, क्यों आप 0 सीट पाई, क्यों आप इतना बुरा परसेंटेज ऑफ वोट आया, इसकी समीक्षा अगर नहीं करती हैं तो 2027 में गलतियां आप नहीं रिपीट करेंगी, इसकी क्या गारंटी है। तो असल बात यह है कि अपनी गलतियों से सबक लेते हुए सही की ओर कदम बढ़ाना, मैं समझता हूं आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी जरूरत है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि नए नेतृत्व की भी जरूरत है। और आकाश आनंद तो आपके घर के हैं, जिनको आपने बैठा दिया था, तो आपको नेतृत्व मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन युवा पीढ़ी को भी बहुजन समाज पार्टी में आप आगे आने दीजिए। अगर सचमुच बहुजन समाज पार्टी को बचाना है और बहुजन समाज पार्टी को इस देश के दलित उत्पीड़ित तबकों की रहनुमाई या उनकी नुमाइंदगी करनी है। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।